आज हम सामंतवाद से पूंजीवाद इस विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सामंतवाद से पूंजीवाद का किस प्रकार से विकास हुआ और सामंतवादी व्यवस्था किस प्रकार से हानिकारक थी और सामंतवाद था उसने किस प्रकार से किसानों और राजनीतिक क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान किया, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सामंतवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सामंतवाद का अर्थ, सामंतवाद जिसे अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? फ्यूडलिज्म। फ्लैट और ट्रम्ड के अनुसार जिस जमीन स्वत्व पर अपने से ऊपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता है वह क्षेत्र फ्यूड कहलाता है। ऐसे एक या अनेक क्षेत्रों के मालिक को फ्यूलॉर्ड कहलाता है। ऐसा जो मालिक है वो क्या कहलाता है? फ्यूलॉर्ड। हिंदी में फ्यूलॉर्ड के लिए सामान्यतः सामंत शब्द और उनकी परंपरागत प्रणाली के लिए सामंततंत्र शब्द का प्रचलन हुआ। तो फ्यूडलिज्म से इसकी उत्पत्ति हुई है सामंतवाद की, और फ्लैट और ट्रम्ड भी यही मानते हैं। और किसी जमीन पर जिसका स्वामित्व अधिकार होता है उसे फ्यूड कहलाता। और ऐसे क्षेत्र पर जो काफ़ी जो क्षेत्र है उस पर अगर उसका अधिकार है और उसको हिंदी में फ्यूलॉर्ड कहते हैं। सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय एक सोची समझी एक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक स्वतः ही इसका उदय हुआ। और सामंत तंत्र का जन्म किसी एक शासक की आज्ञा अथवा कुछ व्यक्तियों की संयुक्त प्रयास की उपज नहीं था। मतलब किसी भी चीज़ को मतलब पहले से प्रोग्रामिंग की जाती है, उसकी योजना बनाई जाती है, ऐसा नहीं था। ये स्वतः ही इसका जन्म हुआ। इसकी उत्पत्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से हुई है सामंतवाद की। इसके लिए कोई विशेष मतलब योजना नहीं बनाई गई थी। सामान्यतः जब लोगों का जीवन असुरक्षित था और लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, ऐसी स्थिति में सहयोग एवं संघ की पद्धति का विकास हुआ जो सामंत तंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? सामंत तंत्र के नाम से। तो जैसा कि रोमन साम्राज्य जब टुकड़े टुकड़े हो जाता है और बिखर जाता है तो वहाँ के लोगों की जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से खराब हो जाती है और लोगों की अशांतिपूर्ण वातावरण में ऐसे ही वर्ग का उदय होता है जो लोगों को थोड़ा बहुत उनको सहयोग देता है, जिससे कि ये सामंतवाद को बढ़ावा मिलता है और ये अपने आप में स्वाभाविक रूप से इसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद सामंतवाद का विकास किस प्रकार से हुआ? सामंतवाद का विकास भिन्न भिन्न कालों की आवश्यकताओं के अनुकूल संशोधित रोमन, जर्मन और शायद सेल्टिक प्रथाओं से हुआ। इस समूचे विकास में दो प्रकार के संबंधों का विशेष महत्व बना रहा। कितने प्रकार के संबंधों का? दो प्रकार के संबंधों का महत्व बना रहा। तो ये सामंतवाद का विकास जो है वो अलग अलग चरणों में हुआ, एक साथ नहीं हुआ। इसको मतलब विकसित होने में इसको समय लगा। अब दो प्रकार के संबंधों का विशेष महत्व बना। तो इसमें पहला है मनुष्य और मनुष्य के मध्य व्यक्तिगत संबंध, और नंबर 2 भूमि की पट्टेदारी अथवा भूमि का स्वामित्व। तो यहाँ पर अब सामंतवाद का वैसे तो नकारात्मक रूप दिखाई देता है, लेकिन इसने अपने जब इसका विकास हुआ तो इससे इसकी स्थिति सहयोगात्मक रही और भूमि की पट्टेदारी अथवा भूमि का स्वामित्व। तो सामंतों का अधिकार ज़्यादातर भू स्वामित्व भी देखने को रूप में मिलता है कि किस प्रकार से बड़े भूभाग पर उनका एक अधिकार रहता था।
इसके बाद सामंतवाद के विकास के कारण, तो कौन कौन से क्या कारण थे, सामंतवाद ऐसा क्यों विकसित हुआ, और इस सामंतवाद के विकास में दो कारणों का विशेष योगदान रहा है, एक राजनीतिक कारण और दूसरा है आर्थिक कारण। राजनीतिक कारणों में हम देखते हैं राज्यों के विघटन के कारण अराजकता एवं अशांति का वातावरण तैयार होना। जब कोई भी एक राज्य का जैसे टुकड़े होते हैं, दूसरा राज्य बनता है, उसके विभिन्न टुकड़े होने पर क्या होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है, और जिससे जनजीवन एक तरह से प्रभावित होता है और जिससे समस्याएं नई खड़ी हो जाती हैं। उस समय अब राज्य प्रशासन कमजोर हो जाने के कारण जनता की जो समस्याओं का निपटारा किस प्रकार से किया जाए, तो ऐसी अवस्था में सामंती जो और जमींदार जो लोग हैं वो ऐसे समय में कुछ जनसाधारण की सहायता करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो सामंत के विकास में राजनीतिक कारण सबसे महत्वपूर्ण एक माना जा सकता है कि क्योंकि विश्व में सदैव किसी भी एक राज्य में जब 2 राज्य बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, तो उस समय सबसे बड़ी समस्या आम जनसाधारण को होती है कि उनकी जो आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है या अन्य समस्याएं, उनका निपटारा किस प्रकार से हो। तो पहला कारण है राजनीतिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। किसानों को अपनी रक्षा के लिए कुलीन सरदारों के आश्रय की आवश्यकता थी, और जो दासों की जो स्थिति थी वो भी दयनीय थी, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले मनुष्य को खरीदा और बेचा जाता था और उनसे 24 घंटे काम कराया जाता था और ना उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी थी। तो इस प्रकार से किसानों की भी दशा ऐसी थी, किसानों का आर्थिक शोषण और किसानों का कोई न देखने वाला। तो इस प्रकार से कुलीन जो सरदार है, उन सरदारों के आश्रय की आवश्यकता किसानों को पड़ी, क्योंकि किसानों को धन की भी जरूरत पड़ती थी और किस प्रकार से वो अपनी जो फसलों को पैदा करें, उनको किस प्रकार से उनकी सिंचाई व्यवस्था हो और उनके खाद बीज की व्यवस्था किस प्रकार से हो। तो इस प्रकार से किसानों को तो जरूरत थी। बाकी जो दासों पर बड़े बड़े अत्याचार होते थे वो भी एक तरह से सामंतवाद के विकास के कारणों में अब महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। तो सामंतवाद के विकास में 2 कारणों का विशेष योगदान रहा, एक था राजनीतिक कारण और दूसरा है आर्थिक कारण। सामंती कार्यविधि। अब सामंती लोग किस प्रकार से अपनी कार्य प्रणाली अपनाते थे, तो उसके बारे में जानेंगे। सामान्य रूप से एक सामंती राज्य एक राजा के अंतर्गत फीफों का मतलब होता है जागीरों का एक प्रकार का संघ था। सामंती सिद्धांत के अनुसार राजा समस्त बासलों का मतलब होता है सामंतों का सर्वोच्च सामंत स्वामी था। उसका राज्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त फीफ मतलब जागीर। राजा से लेकर छोटे से सरदार तक के सामंती समाज में सामाजिक समानता विद्यमान थी, और सामंती लोग ये जरूर है कि वो अपने कार्यों को करने में पीछे तो नहीं हटते थे, लेकिन उसमें भी वो अपना लाभ भी उनका देखते थे कि जैसे धन देना है, आर्थिक सहायता करनी है, तो उसमें कुछ वो ब्याज भी वसूलते थे। लेकिन किसानों को और जो निर्धन लोगों को उस समय जो धन की आवश्यकता पड़ती थी वो उनकी पूर्ति हो जाती थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक तरह से विपत्ति काल में किसानों, मजदूरों, दासों के लिए एक सहयोग की भूमिका निभा रहे थे। और सामंतों की कार्यविधि जो थी वो एक तरह से एक लचीलापन लिए हुई थी और एक प्रकार से ठीक व्यवस्था थी। सामंतों के कर्तव्य क्या कौन कौन से थे? क्यों सामंतों जो कि राजा के अंतर्गत ही थे और राज्य में रहकर उन्हें राजा के आदेशों का भी पालन करना पड़ता था। तो सामंतों को मुख्यतः 3 कार्य संपादित करने पड़ते थे। सामंतों कितने कार्य? 3 कार्य।
सरकार संबंधी या न्याय कार्य, नंबर 1 वित्तीय कार्य और नंबर 3 सेना संबंधी कार्य। तो न्याय संबंधी कार्य ये भी है कि जैसे कि क्षेत्रीय स्थानीय मामले, यदि कोई विवाद है तो उसको सुलझा देना और आपसी मतभेद जो है बने हुए उसको दूर करना। और सरकार ने भी उनको ये राइट्स अधिकार दे रखा था कि आप स्थानीय स्तर पर उनका निपटारा करें और जो आपसी जो झगड़े हैं तो उनको समाप्त करवाएं आपसी समझबूझ से और लोगों के सहयोग से। वित्तीय कार्य में देखने को मिलता है कि जो सामंतों को आय होती थी या धन की प्राप्ति होती थी विभिन्न करों के माध्यम से, या जो भी उनको आमदनी का स्रोत था, तो उसका कुछ हिस्सा उन्हें राज्य को भी देना पड़ता था। और सामंत पर भी राजा का और राज्य का कुछ मतलब कृपा दृष्टि बनी रहती थी। सेना संबंधी कार्य में स्थानीय स्तर पर सेनाओं को रखना और उनकी आर्थिक खर्चे उठाना, ये भी सामंतों का एक कार्य था, जिसके लिए उन्हें इस प्रकार की छूट दे रखी थी कि वह सेना संबंधी भर्तियों को भी देख सकते हैं। और आर्थिक सहायता की जो थी वो 3 अवसरों पर दी जाती थी। जो आर्थिक सहायता थी सामंतों के द्वारा वो 3 अवसरों पर दी जाती थी। नंबर 1 लॉर्ड के बड़े लड़के के नाइट होने के अवसर पर, मतलब लॉर्ड के बड़े लड़के के नाइट होने के अवसर पर। नंबर 2 लॉर्ड की सबसे बड़ी लड़की से विवाह के समय, मतलब सामंत इस समय सहायता देंगे जब लॉर्ड का बड़ा लड़का नाइट होने के अवसर पर और लॉर्ड की सबसे बड़ी लड़की के विवाह के अवसर पर। नंबर 3 लॉर्ड को अपहरण से छुड़ाने के लिए आवश्यक धन राशि सामंतों को जुटानी पड़ती थी। यदि किसी लॉर्ड का अपहरण हो गया है और उसको छुड़ाना है, अपहरण से मुक्त कराना है, तो वो जो अपहरण की राशि है वो सामंतों द्वारा ही दी जाती थी ताकि लॉर्ड को अपहरण से मुक्त कराया जा सके। इसके बाद सामंती समाज और आर्थिक जीवन। तो सामंती समाज और आर्थिक जीवन में देखेंगे मतलब सामंती समाज ने कृषि के विकास पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए, अच्छे बीजों का उपलब्ध कराना, सिंचाई की उचित व्यवस्था कराना और आवश्यकता पड़ने पर धन मुहैया कराना। तो उन्होंने दैन पहिएदार भारी हल का प्रयोग उपलब्ध कराए, जिससे कि जुताई की परेशानी थी वो खत्म हो गई और बार बार जो जुताई की समस्या रहती थी वो नहीं रही। तो दैन पहिएदार भारी हल का प्रयोग। इसका रोमन काल में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भूमि के एक भाग को परती खाली छोड़ दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि भूमि जो थी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी और इससे क्या है अगली जो फसल होगी वो अच्छी होती थी, जिससे कि किसान को भी अच्छा मुनाफा होता था। नंबर 3 फसलों की पैदावार बदल कर की जाती थी, जिससे कि फसलों का अच्छा उत्पादन हो सके। एक जैसी फसल नहीं की जाएगी एक भूमि पर और फसलों को बदल कर उगाया जाता था। तो इस प्रकार फसलों की पैदावार में भी वृद्धि हुई। कृषि का विकास अगर हम देखें तो कृषि के विकास में जुताई के क्षेत्र में उन्नति होने से किसानों को जो भूमि थी उसकी जुताई करने में आसानी होने लगी, अच्छे हल प्रयोग की जाने लगे, अच्छे बीजों का उपयोग करने से फसलों से अधिक पैदावार होने लगी और उचित समय पर सिंचाई की व्यवस्था होने से जो फसलों को जो सूखने की समस्या थी यानी फसल खराब होने की समस्या थी वो भी नहीं हो पाती, जिसके कारण कृषि के उत्पादन में पहले से अधिक वृद्धि होती है। और सामंतों को भी इस बात का पता था कि अधिक पैदावार होगी तो किसान भी आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और वो उनसे जो भी हमें जो उधार में दिया गया जो धन है उससे हम वसूलने में और दूसरा उनसे जो ब्याज लेना है
वो भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इससे दोनों का ही लाभ होता था। इसका मैनर व्यवस्था, मैनर व्यवस्था क्या थी? मैनर का अर्थ है जागीर एवं छोटे जमींदारों से है। मैनर व्यवस्था का तात्पर्य, मैनर का अर्थ है जागीर एवं छोटी जमींदारी से है। मैनर राजनीतिक इकाई की सुरक्षा तथा नियंत्रण में एक आर्थिक इकाई थी। मैनर व्यवस्था सामंत तंत्र का समर्थन करने वाली व्यवस्था थी। तो मैनर व्यवस्था क्या थी? मैनर का अर्थ है जागीर एवं छोटी जमींदारी से, और मैनर राजनीतिक इकाई की सुरक्षा तथा नियंत्रण में एक आर्थिक इकाई थी। मैनर व्यवस्था सामंत तंत्र का समर्थन करने वाली व्यवस्था थी। तो आज हमने इस वीडियो में सामंतवाद का अर्थ, सामंतवाद का उदय, सामंतवाद का विकास, सामंतवाद के विकास के कारण, सामंती कार्यविधि, सामंतों के कर्तव्य और सामंती समाज और आर्थिक जीवन जिसमें कृषि का विकास और मैनर व्यवस्था के बारे में जाना। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।